तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज हम आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम फटाफट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिशियल बुक प्रेस्क्राइब्स द आईपी स्टैंडर्ड्स फॉर द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। औषधियों के आईपी मानकों का आधिकारिक ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। ठीक है, दूसरा है आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, थर्ड ऑप्शन आपका इंडियन फार्माकोपिया और फोर्थ ऑप्शन है आपका मार्थेली। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बुक है ना, और आईपी के जो मानक हैं उनको किस में डिनोट करा गया, तो वो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो चलते हैं, विच रिसेप्टर्स इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकियोडाइलेशंस। ठीक है, ब्रोंकियोडाइलेशन मुख्य रूप से किस रिसेप्टर द्वारा प्राप्त होते हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर्स की बात करें तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स आपके कहाँ पड़ते हैं? ब्लड वेसल्स पे। कहाँ मिलते हैं आपके? ब्लड वेसल्स पे। काम क्या होता है अल्फा रिसेप्टर्स का? ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या काम करना? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम होता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में। काम क्या होता है इनका? ब्रोंकियोडाइलेशन। जो आपके लंग्स हैं उनको, जो ब्रोंकियाई है उनको डायलेशन करने का काम। M3 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके फेशियल जो मसल, फेशियल आपके फेस के ऊपर है ना, फेस के ऊपर, किस में? फेस के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें होता है। ठीक है, जब फेस के ऊपर ब्लड वेसल्स उनमें होता है तो जिस वजह से होते हैं तो ये क्या करते हैं, फेशियल ब्लड वेसल्स पे होने का कारण इनका क्या होता है कि ये बीपी में ज्यादा इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, D2 आपके डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो ब्रोंकोडाइलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन आ गया? आपके B2 रिसेप्टर्स। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अगला है, एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस विद वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू द रिस्क ऑफ। वायरल संक्रमण वाले बच्चों में एस्प्रिन किस जोखिम के कारण निषिद्ध है ना? तो एस्प्रिन किस जोखिम के कारण नहीं दी जाती? जिन बच्चों में वायरल हो रखा है अगर, ठीक है, तो उनमें एस्प्रिन किस कारण से नहीं दी जाती? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये आपका किसका साइड इफेक्ट है? सल्फोनामाइड्स का। जो आपके सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक हैं उनका ये साइड इफेक्ट होता है। एप्लास्टिक एनीमिया, ये किस में होता है? जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है उन पेशेंट्स में एप्लास्टिक एनीमिया होता है। कर्निसिट्रस, कर्निसिट्रस आपने एक ड्रग पढ़ी होंगी। ठीक है, कर्निसिट्रस में क्या होता है, जो आपका बिलिरुबिन है उसको वहां से डिस्प्लेस कर देती है, और ये आपका हो गया रे सिंड्रोम। तो ये आपका एस्प्रिन का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, किन पेशेंट्स में एस्प्रिन ये साइड इफेक्ट शो करती है? जिनमें वायरल का संक्रमण हो, जिन बच्चों में, उन बच्चों में आपके रे सिंड्रोम शो होता है। अगला है, द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायंस इज, कि कोशिका के अंदर प्रमुख धनायन कौन सा है? तो सोडियम आपका क्या है? धनायन है। ठीक है, कैल्शियम भी आपका धनायन हो गया, पोटेशियम भी आपका धनायन हो गया, और मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब धनायन है। बात कर रहा है कहाँ की? इंट्रासेलुलर, यानी सेल के अंदर की। ये आपके सेल के बाहर प्रेजेंट है, ये आपके सेल के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन है अंदर? पोटेशियम आयंस आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 3.5 टू 5.5। ठीक है, 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में ये आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके सेल के अंदर सबसे ज्यादा कैटायन प्रेजेंट होते हैं। ये आपके सेल के बाहर हो गया ना, सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ये वाले आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, विच डोजेज फॉर्म बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। निम्न में से कौन सा डोजेज फॉर्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचता है? यानी कि डोजेज फॉर्म की बात कर रहा है, कौन सा डोजेज फॉर्म है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है तो क्या बताएंगे आप? लीवर के अंदर। साइट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर। ओरल टैबलेट्स के लेंगे अगर आप तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाएंगी। ओरल कैप्सूल्स भी चली जाएंगे, यानी कि स्टोमक में जाएंगी, वहां से एब्जॉर्ब होकर कहाँ चली जाएंगी? लीवर में। रेक्टल सपोजिटरी भी लगभग 50% ड्रग को तो ये क्या कर देती है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से फ्री करवा देती हैं, बट फिर भी कुछ परसेंट करवा देती हैं। सब लिंगुअल टैबलेट्स जो है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती हैं? पूर्ण रूप से अवॉइड कर देती हैं, उससे बचा देती हैं। कैसे करेंगे? जैसे आपने जीभ के नीचे कोई टैबलेट को रखी, वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी? आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ चली गई? आपकी ब्लड वेसल्स, और डायरेक्ट साइट ऑफ एक्शन पे शो कर देगी। तो इसलिए जो सबलिंगुअल डोजेज होती हैं वो आपका इससे बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल कोलिन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज बाय द। एसिटाइल कोलिन का तीव्र अपघटन किस एंजाइम द्वारा होता है? माओ एंजाइम, कॉम्ट एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज और आपका कैटालाइज। तो जो एसिटाइल कोलिन किस में कन्वर्ट होता है? आपका एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से इनमें कन्वर्ट हो जाता है। कौन से? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से।
अगला है दी एंटीकोगुलेंट्स यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक में रक्त संरक्षण हेतु कौन सा एंटीकोगुलेंट उपयोग किया जाता है? ईडीटीए, सोडियम सिट्रेट, हिपेरिन, ऑक्सीलेट। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ईडीटीए क्या है? ये आपके कैल्शियम के साथ स्टेट फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, सोडियम जो स्टीरेट है इसको आप किस में यूज करते हैं? ब्लड बैंक जो होते हैं उनमें एंटीकोगुलेंट के तौर पे आपके सोडियम सिट्रेट को यूज किया जाता है। हिपेरिन भी आपका एंटीकोगुलेंट है, आईवी प्रिपरेशंस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ लूप डायूरेटिक्स। निम्न में से कौन सी लूप डायूरेटिक है? फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, सेकंड आपकी स्पाइरोनोलैक्टोन, थर्ड आपकी मैनिटोल, फोर्थ आपकी फ्यूरोसमाइड। तो जब हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, तो ये आपकी क्या होती है? मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक होती है। कौन सी होती है? मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक। कहाँ काम करती हैं? आपकी साइड 3 और साइड 4। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता साइड 3 कहाँ है साइड 4, तो एचपी की क्लासेस देखिए आप। ठीक है, आपके इसी यूट्यूब चैनल पे आपके एचपी की क्लासेस हैं, उनको देखिए अगर आपको साइड 3 और साइड 4 का नहीं पता। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन ये भी आपकी साइड 4 पर काम करने वाली ड्रग है। मैनिटोल आपकी ऑस्मोटिक डायूरेटिक के तौर पे यूज की जाती है। कौन से डायूरेटिक के तौर पे? ऑस्मोटिक डायूरेटिक के तौर पे काम की जाती है। लूप डायूरेटिक्स की जहां बात होती है उसमें आपकी फ्यूरोसमाइड आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूरोसमाइड। बट फ्यूरोसमाइड जैसी आपकी और भी लूप डायूरेटिक्स होती है, साइड सेकंड पे काम करती है। ये भी पूछा जाए से तो अगर तो साइड सेकंड पे काम करते हैं। फ्यूरोसमाइड, ब्यूटानाइड, प्रिंटानाइड और इथाक्राइनिक एसिड्स। ठीक है, ये सब आपकी क्या होती हैं? लूप डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच एल्कलॉइड्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम which alkaloids is obtained from which alkaloids is obtained from। तो किससे ऑब्टेंड होते हैं? तो आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन दिया मॉर्फिन। मॉर्फिन किससे होती है? पेपावर सोमनिफेरम से। किससे होती है? पेपावर सोमनिफेरम से एट्रोपिन ऑब्टेंड होती है। दूसरा आपका एट्रोपिन। एट्रोपिन किससे होती है? एट्रोपा बेलाडोना, यानी कि इसका आंसर तो हो जाएगा एट्रोपा बेलाडोना। क्यूनिन किससे होती है? आपकी जो सिंकोना बार्ग होती है उससे क्यूनिन होती है। और रेसरपिन किससे होती है? आपके राउल्फिया सरपेंटिना से। ठीक है स्टूडेंट्स, राउल्फिया सरपेंटिना से ऑब्टेंड होती है रेसरपिन। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशंस वीक एसिड्स आर बेटर एब्जॉर्ब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हेंडरसन हेसलबेच सिद्धांत के अनुसार कमजोर अम्ल का अवशोषण कहाँ अधिक होता है? ऑप्शन ए में दिया एल्कलाइन मीडियम, ऑप्शन बी दिया न्यूट्रल मीडियम, ऑप्शन सी दिया एसिडिक मीडियम और ऑप्शन डी दिया कोलन ओनली। तो जहां हम इसकी बात करते हैं हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशन की, जिसमें वीक एसिड और आपका बेटर एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें आपका आ जाएगा एसिडिक मीडियम। क्या आ जाएगा इसमें? आपका एसिडिक मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा आपका एसिडिक मीडियम। हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशन क्या है? तो ये बात बताएं आपको। तो हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशन क्या बताती है? आपकी एसिड्स, जो भी आपका एसिड बेस है तो उसके अनुसार क्या आता है आपका? ठीक है, ये आपके अम्ल है या बेस है उसके हिसाब से बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से आपके मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? यानी कि मेगलोब्लास्टिक का मतलब क्या है? आपकी आरबीसी है, ये मान लीजिए नॉर्मल आरबीसी की साइज है, अगर आरबीसी में डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तो उसकी साइज अगर बड़ी हो जाती है उसी को क्या बोला जाए? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से आपकी स्कर्वी होती है। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है आपको? जैसे हीमोलाइसिस टाइप का हो जाता है, यानी कि ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता। विटामिन डी की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये सब डिजीज होती है, रिकेट्सिया, है ना। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपके क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कौन सी होती है? ये आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है। और ये आपकी कौन सी होगी? फैट सोल्यूबल होगी। ये भी कौन सी होगी? फैट सोल्यूबल विटामिन होगी। और ये आपकी कौन सी होगी? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है स्टूडेंट्स, विटामिन B12 को ही मिथाइल साइनेकोबालामिन बोला जाता है। अगली है आपकी विच शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स डील्स विद GMP। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में GMP किस शेड्यूल में वर्णित है? तो शेड्यूल एच में आपकी जो प्रेस्क्राइब ड्रग्स है उनका नाम आता है। शेड्यूल M में आपकी आती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब आती है आपकी
शेड्यूल एम में। शेड्यूल जी में आपकी आती हैं वो ड्रग जो अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, है ना, डॉक्टर के सुपरविजन में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो शेड्यूल जी में आती हैं। और शेड्यूल एक्स में आपके नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो ड्रग होती हैं वो सब इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज फॉर द पेनिसिलिन प्रोडक्शन। पेनिसिलिन के उत्पादन में सामान्यतः किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन का ऑब्टेन करना है तो कौन सा सूक्ष्म जीव यूज किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है सार्कोमेसिस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन क्रीसोजिनम। तो पेनिसिलिन क्रीसोजिनम आप कॉमर्शियली रूप से अगर पेनिसिलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पे पेनिसिलिन क्रीसोजिनम यूज किया जाता है, एस्परजिलस निग्रम और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसके लिए। अगला है दी पीके ऑफ द ड्रग मेनली इन्फ्लुएंस इट। किस दवा का पीके मुख्यतः किसे प्रभावित करता है। देखिए पीएच इजकल टू पीके होता है प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड्स, ठीक है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो अगर किसी का पीएच डिटरमाइन करना है तो ये फॉर्मूला लगता है। पीके क्या होता है, इसमें डिसोसिएशन कोफिशिएंट होता है। क्या होता है आपका डिसोसिएशन कोफिशिएंट बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कोफिशिएंट। अगर आपका साल्ट और एसिड अगर बराबर हो जाते हैं किसी इक्वेशन में, साल्ट बराबर एसिड हो जाता है तो आपका पीएच किसके बराबर हो जाता है, आपके पीके के बराबर। तो पीके क्या आएगा, इसमें क्या दिया आपका कलर, नहीं कलर पे नहीं करता, स्टेबिलिटी ओनली नहीं, आयनाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे आपका पीके इन्फ्लुएंस करता है, मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं करता। इसलिए मैंने आपको इक्वेशन समझाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर साल्ट और एसिड्स अगर बराबर हो जाते हैं, ठीक है, साल्ट और एसिड अगर बराबर होते हैं तो उसको में क्या करता है, वो मुख्यतः उस पर किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग्स। अम्लीय दवाओं के बंधन के लिए प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर 2 एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिनोजन और ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। अब मैं एक एक ऑप्शन के बारे में बात कर लूँ। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा जाता है कि कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कमी से आपका एनीमिया हो जाता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेंस फाइब्रिन्स का फॉर्मेशन करते हैं जो भी जहाँ क्लॉट बनाने में मदद करता है। एल्ब्यूमिन आपका एसिडिक ड्रग्स को बाइंड करने का काम करता है तथा ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है आपका एल्ब्यूमिन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द टैबलेट हार्डनेस। टैबलेट हार्डनेस मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग लिया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स की कंप्लीट मैंने पूरे जितना सिलेबस है आपका उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चंस बना दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें भी ये क्वेश्चंस है आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, आपकी एचएपी का कंप्लीट हो चुका है उसमें, ठीक है, एचएपी कंप्लीट हो गई, सुटिक्स कंप्लीट हो चुकी है और आपकी कोलओजी भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें भी है आपके टैबलेट हार्डनेस मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका फिब्रिलेटर, फिब्रिलेटर एब्रेशंस को चेक करने के लिए किया जाता है। मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, तो मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर को किस में यूज किया जाता है, आपकी टैबलेट की हार्डनेस मापने के लिए। विस्कोसिटी मापने के लिए आपका विस्कोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर। अगर इससे फोर्स की बात करें तो 4 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, रिफाम्पिसिन मेनली इनहिबिट्स। रिफाम्पिसिन मुख्यतः किसे अवरोधित करता है, सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए गायरेज, आरएनए पॉलीमरेज और आपका प्रोटीन सिंथेसिस। तो रिफाम्पिसिन की जब हम बात करते हैं तो रिफाम्पिसिन आपकी एक एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है आपकी एंटीबायोटिक, ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक होती है, तो रिफाम्पिसिन आपकी मेनली कहाँ यूज की जाती है, टीबी के ट्रीटमेंट में और आपका लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इनमें आपकी रिफाम्पिसिन को यूज किया जाता है। मैकेनिज्म क्या होती है रिफाम्पिसिन, ट्रिक से याद रख लेना क्योंकि आगे इतनी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। आर से आर, आर से आर, आर से आर मतलब आर से आर, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको इनिबिट करने का काम कौन करती है, आपकी रिफाम्पिसिन करती है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करने का काम किसका हो गया, आपका रिफाम्पिसिन का। अगला है क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन किसका है, नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की आपकी न्यूरॉन्स। एल्वियोली किसकी है, आपकी लंग्स की। नेफ्रॉन किसकी, आपकी किडनी की।
और हिपेटोसाइट्स किसकी? आपकी लीवर की। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बताए। चारों क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जाएं तो आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे पूछा है किडनी, किडनी किसकी होगी? आपकी नेफ्रॉन की। सीधा सा आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं, विच वन इज क्लासिफाइड एज ए हाई सीलिंग डायूरेटिक? हाई सीलिंग डायूरेटिक किसे बोला गया? क्लोरथैलिडोइन, एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड और आपकी एमिलरियोन। ठीक है, तो हम कौन से को हाई सीलिंग डायूरेटिक्स बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया कि जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, कौन से डायूरेटिक? लूप डायूरेटिक्स को ही हाई सीलिंग डायूरेटिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे लूप डायूरेटिक कौन सा है? ये कौन से हो गए? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये फ्यूरोसामाइड आपका लूप डायूरेटिक होता है। फ्यूरोसामाइड क्या आपका? लूप डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल होता है। एमिलरियोन आपकी साइट 4 पर काम करती है। जिसको नहीं पता फिर बता रहा हूँ मैं, HAP की जाके आप वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको पूरा समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, अगला है इन क्रोमेटोग्राफी द वैल्यू ऑफ द RF इज ऑलवेज। क्रोमेटोग्राफी में RF का मान सामान्यतः कितना होता है? ग्रेटर देन 1, इक्वल टू, बिटवीन 1, 0 to 1 एंड नेगेटिव। तो जब हम RF फैक्टर की बात करते हैं, जब हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, तो वहाँ पे RF फैक्टर आता है। RF फैक्टर की रेंज क्या होती है आपकी? बिटवीन 0 to 1। कितनी होती है आपकी? 0 से 1 के बराबर आपकी RF फैक्टर की रेंज होती है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। डाइजीपाम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? डाइजीपाम किस वर्ग की दवा है? तो हम जब डाइजीपाम की बात करते हैं तो कौन से वर्ग की दवा? एक बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स एग्जाम्पल होते हैं, जैसे फिनोबार्बिटॉन सुना होगा आपने, मिफोबार्बिटॉन, वो सब बारबिचुरेट्स के एग्जाम्पल आते हैं। बेंजोडाइजीपाइम्स के एग्जाम्पल कौन आते हैं आपके? डाइजीपाम, क्लोरडाइजीपाम, फ्लूमिजाइड, डाइजीपाम, जितने भी जीपाम जीपाम आएंगे वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? बेंजोडाइजीपाम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप इज? यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? AB पॉजिटिव। डोनर की बात करें, ना कि हम एक्सेप्टर की, जो सबको दे सके। इसके अंदर एंटीजन A और B है और उसके साथ RH फैक्टर भी है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है? जैसे किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए A है, तो आप A कैसे डिसाइड करेंगे? उसके अंदर देखा जाता है एंटीजन। कौन सा एंटीजन आपके ब्लड के अंदर? मान लीजिए इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन की बात पूछेगा तो कौन सा एंटीजन है? A एंटीजन प्रेजेंट है। और प्लस का मतलब RH फैक्टर से होता है। प्लस क्या होता है आपका? RH फैक्टर होता है। तो ये हो गया आपका A पॉजिटिव। यहाँ पे AB पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम AB पॉजिटिव में क्या होगा? आपसे एंटीजन पूछूं मैं कौन सा, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है इसमें, तो एंटीजन बताऊं मैं A एंटीजन और B एंटीजन प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव है तो RH फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नहीं है। नेगेटिव का मतलब RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम O नेगेटिव की। O नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो ब्लड ग्रुप भी बोल देते हैं कुछ लोग। इसमें ना ही A होता है ना ही B होता है। ना एंटीजन A है, ना एंटीजन B है और ना ही RH एंटीजन है। तीनों ही नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब ये हम इस ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को देंगे, मान लीजिए AB को, तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल डोनर ये हो गया। यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करें तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, विच वन इज नेचुरल पॉलीमर? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है? तो प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, सेकंड ऑप्शन है जिलेटिन, थर्ड ऑप्शन है पॉलीविनाइल अल्कोहल और आपका फोर्थ ऑप्शन है कार्बोपोल। कार्बोपोल आपका सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ये यहाँ से ऑप्शन कट गया। ये आपका सेमी सिंथेटिक हो गए दोनों। तो नेचुरल कौन बच गया आपका? ऑप्शन नंबर B, जिलेटिन। तो जिलेटिन की जब मैंने पढ़ाया आपको, जब मैंने सुटिक्स पढ़ाया है, तो सुटिक्स में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जिलेटिन के बारे में बताया मैंने, जिलेटिन कहाँ कैसे बनता है। जिसको नहीं पता वो आपके कैप्सूल नाम का टॉपिक है। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सुटिक्स की, वहां जाके आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 8-10 क्वेश्चंस बताए जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाके आप कैप्सूल टॉपिक देख लीजिएगा। अगला है विच ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन? मेलाटोनिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बहुत सारे हार्मोन करती है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है ना, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लगभग 8 से 9 हार्मोन लगभग सीक्रेट करती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ये आपके एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसमें भी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं आपके। एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, कोर्टिसोल, हाइड्रोकोर्टिसोल, सब हार्मोन्स को जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अगर
रिवाइज करना है इस पूरी ग्लैंड्स का, तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड नाम से, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मैंने आपको क्या बतवाया है, एक पूरा पूरा वीडियो बना हुआ है आपका, कम से कम 50 क्वेश्चंस का है, उसको देखिए कंप्लीट, जितनी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है सब समझ में आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मेलेटोनिन ग्लैंड से कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड आपके मेलेटोनिन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स मे क्यूज द ऑप्टिक न्यूराइटिस, कौन सी एंटी टीबी दवा ऑप्टिक न्यूराइटिस का कारण बन जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आइसोनियाजाइड, ऑप्शन नंबर 2 पायरिजिनामाइड, ऑप्शन नंबर 3 इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन नंबर डी रिफाम्पिसिन। अगर मैं इन सब ड्रग्स की बात करूं, ये सारे ड्रग एंटी टीबी ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं। कौन सी ड्रग, अगर आपसे पूछे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, तो ये 4 ड्रग तो हो गई, इसके अलावा 5वीं की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी ड्रग आ जाती है 5वीं आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑल 5 आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन सी ड्रग ये एक्शन शो करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो इथाम्ब्यूटोल जो ड्रग है वो आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट शो करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको आंखों के अंदर रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस आना बंद हो जाता है। ठीक है, एक तरह से कलर ब्लाइंडनेस जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज बेस्ट डिफाइंड एज, दवा की बायोअवेलेबिलिटी का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, नहीं, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि दवा अनचेंज फॉर्म में आपके कहाँ चली जाए, ब्लड के अंदर, यानी ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर मिक्स हो जाए। ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज, रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ड्रग कंसंट्रेशंस इन प्लाज्मा आफ्टर 24 आवर्स, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया, बाकी छोड़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय द पोटेंशिएटिंग एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, कौन सा एंटीकोगुलेंट एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की क्रिया को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया वारफ्रीन, ऑप्शन नंबर बी हो गया रिवरबॉक्सन, ऑप्शन नंबर सी हिपेरिन और ऑप्शन नंबर डी एस्प्रिन। तो एंटीकोगुलेंट वो होते हैं जो ब्लड का थक्का ना जमने दे, कौन ना जमने दे, ब्लड का थक्का ना जमने दे। ठीक है, वो होती हैं आपकी एंटीकोगुलेंट। यहाँ पूछ रहा है एंटीथ्रोम्बिन, एस्प्रिन क्या करती है, लो डोज पे ये क्या करती है, लो डोज पे, जब मैं पहले समझाता हूँ आपको फिर उसके बाद एक्सप्लेन आंसर देंगे। लो डोज पे यानी कि 75 to 150 mg पर ये एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटी शो करती है, यानी ब्लड को थिन करने का काम करती है, ना कि एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करती है। वारफ्रीन आपके एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करती है, बट ये इपॉक्साइड जो होती हैं उनको इनिबिट करने का काम करती है, ना कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को इनिबिट करती है। तो हिपेरिन जो है ये आपके एंटीथ्रोम्बिन जो थर्ड है इसकी क्रिया को बढ़ाती है, जिससे क्या करती है, ये एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी शो करती है। ठीक है स्टूडेंट, विच वन इज ए प्रोड्रग, निम्न में से कौन सी एक प्रोड्रग है। एटिनोलोल, एटिनोलोल आपकी एक एक ड्रग समझाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, एटिनोलोल कौन सी होती है आपकी, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स होती हैं। कहाँ काम ली जाती है इनको यूज किया जाता है हाइपरटेंशन का जो भी पेशेंट होगा, हार्ट डिजीज वाले जो भी पेशेंट होंगे उसमें आपकी एटिनोलोल को यूज किया जाता है। इनालाप्रिल, इनालाप्रिल आपकी एसी इनिबिटर्स होती हैं। कौन सी ड्रग होती हैं आपकी, एसी इनिबिटर्स ड्रग होती हैं। काम क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को ये 2 ड्रग बताई मैंने, इन तीनों ड्रग्स के बारे में अगर नहीं पता चला है तो आपकी बीटा ब्लॉकर्स मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है फार्माकोलॉजी का, वहां जाके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे इनालाप्रिल एसी इनिबिटर्स होती है। मैंने जब भी ये आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उस दिन भी मैंने बताया था, इसमें 2 ड्रग ऐसी होती हैं, ठीक है, जो एक्टिव ड्रग होती हैं, बाकी जितनी भी प्रिल होती हैं वो सभी क्या होती हैं, इनएक्टिव यानी प्रो ड्रग की फॉर्म में होती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इनालाप्रिल। फ्यूरोसमाइड आपको बार बार आ ही चुका है। प्रोपेनोलोल आपकी क्या होती है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर्स ड्रग होती हैं। ठीक है, दूसरा इनके बारे में बोला जाता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। क्या बोला जाता है इनको दूसरा, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सी है, तो आप किसका नाम ले देंगे, प्रोपेनोलोल का। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ज़्यादा आपको फार्मासिस्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इतने ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज द
टाइम रिक्वायर्ड फॉर। ड्रग का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ किसे कहते हैं? 25% ड्रग एलिमिनेशन, 50% रिडक्शन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशंस, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड द 75% ड्रग एक्सक्रीशंस। तो जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो ड्रग की कौन सी होती है? तो इसमें बात करते हैं हम, तो 25% नहीं, उसमें कितना परसेंट हो जाता है हाफ लाइफ में? 50% ड्रग हो जाता है। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन समझाया था, ठीक है, जिन्होंने जो लगातार वीडियो देख रहे हैं वो तो आगे होंगे समझ में। हाफ लाइफ के बारे में बताया था मैंने, जब आप मान लीजिए आपकी 100% 100 mg मान लीजिए 100% ड्रग है कोई, एक टी हाफ के बाद कितनी हो जाएगी वो आपकी 50%, अगले टी हाफ के बाद 50 का आधा 25, तो इस तरह से दवा आपकी घटती हुई जाती है। तो एक बार एम्स ने कोई भी एग्जाम मान लीजिए, एक बार एम्स ने क्वेश्चन पूछा था कि 4 टी हाफ के बाद आपकी ड्रग कितनी % बचेगी? तो 4 टी हाफ के बाद कितनी होगी? 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ और अगला 4 टी हाफ, ये हो गया 6.25। तो आपको आंसर में क्या लगा देना है, ठीक है ना, 6.25% ड्रग बचती है आपकी। 3 टी हाफ भी पूछ सकता है, 2 टी हाफ भी पूछ सकता है, 1 टी हाफ भी, जो भी पूछ सकता है वो उस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। या आपको 5 टी हाफ पूछ ले, 5 पूछेगा तो इसकी भी आधी कर देनी है, ठीक है, 3.125। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, विच एल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राउल्फिया सरपेंटिना। कौन सा जो एल्कलॉइड है वो राउल्फिया सरपेंटिना से ऑब्टेन्ड होता है? फर्स्ट होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन किससे होता है? एट्रोपा बेलेडोना से। मॉर्फिन के बारे में मैंने पहले ही बताया, पेपावर सोमनिफेरम। थर्ड बताते हैं रेसरपिन। रेसरपिन किससे होता है? राउल्फिया सरपेंटिना से ऑब्टेन्ड होता है। रेसरपिन किससे ऑब्टेन्ड होता है? आपका राउल्फिया सरपेंटिना से ऑब्टेन्ड होने वाला ड्रग है। फोर्थ क्विनिन। क्विनिन पहले ही बताया मैंने, सिनकोना बार्क से ऑब्टेन्ड होता है। तो बिल्कुल सिंपल से, अगर आप ध्यान से कोई क्वेश्चंस को करते हैं, या अभी तक जितने भी आपने मेरे वीडियो नियमित फार्मा क्लासेज में जितने भी वीडियो देखे हैं, जो स्टूडेंट एकदम ध्यान से उन क्वेश्चंस को भी अगर याद करता हुआ चल रहा है, तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम होगा आपका, सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। तो क्लोटिंग फैक्टर की गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। कौन सा बोलते हैं इसको? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए होती है जो किसके लिए? आई साइट के लिए जरूरी होती है ना, ठीक है। कमी से कौन सा डिजीज होती है आपकी? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होगा आपको? एक तो विटामिन ई की कमी से आपको लीवर डिजीज भी हो जाती है, ठीक है। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। क्या होता है आपका? एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन के, अगला ऑप्शन है विटामिन के। विटामिन के आपकी क्या होती है? गामा कार्बोक्सिलेशन करवाती है क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या करवाती है? मदद करती है विटामिन के। विटामिन सी आपकी एस्कॉर्बिक एसिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, द मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज। दवाओं का प्रमुख मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका किडनी में, सेकंड ऑप्शन आपका लीवर में, थर्ड ऑप्शन आपका लंग्स में और फोर्थ ऑप्शन आपका स्प्लीन में। तो जो साइट है मेजर ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, कौन सी मेजर साइट है? किडनी। किडनी से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है आपका? लीवर के अंदर। कहाँ होता है स्टूडेंट्स? लीवर के अंदर होता है सबसे ज्यादा आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो फिर आपकी किडनी में होता है। अगर वोलेटाइल ड्रग्स की हम बात करते हैं तो वोलेटाइल ड्रग्स का कहाँ से होता है आपका? ठीक है, वोलेटाइल ड्रग्स आपके लंग्स से होती हैं और स्प्लीन में कुछ % आपका पार्ट मेटाबोलाइज होता है। सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो आपके मिल्क, जो महिलाएं है ना, वो फीमेल्स जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उससे भी ड्रग का आपका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन टाइप का होता है, ठीक है। सबसे कम बोला जाएगा तो आपका मिल्क से आएगा। नेक्स्ट है, विच शेड्यूल्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स कंटेन्स द लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स की सूची किस शेड्यूल में दी जाती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी से देखते हुए चलते हैं। शेड्यूल एन। शेड्यूल एन किसके लिए होते हैं? जो भी आपकी फार्मेसी प्रोफेशन यानी आपको शॉप खोलनी है, उस सब का किसके अंतर्गत आता है? शेड्यूल एन के अंतर्गत आता है। अगर आप होलसेल की दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, होलसेल की खोल रहे हैं, यहाँ पर रिटेल अलग अलग खोल रहे हैं ना, तो इनके लिए कितना 10 मीटर स्क्वायर होता है, 108 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम दोनों को खोल रहे हैं, होलसेल और रिटेल दोनों अगर खोल रहे हैं, तो 15 मीटर स्क्वायर और 168
ना 162 सॉरी 162 स्क्वायर फीट, इसके लिए डिस्टेंस की जरूरी होती है। शेड्यूल पी में आपकी आती है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स आती हैं। फिर उसके बाद शेड्यूल एफ में आती हैं, एफ के अगर बात करते हैं तो ब्लड बैंक से रिलेटेड होता है आपका, किससे रिलेटेड हो जाता है, ब्लड बैंक से। और आपका शेड्यूल एच किसके लिए होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए शेड्यूल एच होता है। विच ऑर्गेनिज्म इज ग्राम पॉजिटिव, निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। सबसे पहले दिया इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑनसस और स्यूडोमोनास आर्गेनोसा। तो आपका ग्राम पॉजिटिव जीवाणु इनमें से कौन सा है। ठीक है, जब मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो आपका स्टेफाइलोकोकस ऑनसस, स्टेफाइलोकोकस ऑनसस के आपका ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु स्टेफाइलोकोकस ऑनसस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच डोजेज फॉर्म इज इंटेंडेड टू रिलीज ड्रग ओवर एन एक्सपेंडेड पीरियड। लंबे समय तक दवा छोड़ने के लिए कौन सा डोजेज फॉर्म बनाया गया है। यानी कि एक ऐसी दवा दीजिए आप जो एक पेशेंट को देने के बाद लंबे समय तक उस पेशेंट में असर दिखाती रही। तो इमीडिएट ड्रग रिलीज, इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स मतलब वो आपने जैसे ही ली उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम बिल्कुल कम होगा। जिस स्टूडेंट को अगर इसके बारे में भी पता नहीं चल रहा है तो मैंने टैबलेट जो टॉपिक पढ़ाया प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सुटिक्स के प्लेलिस्ट में टैबलेट नाम से जो टॉपिक है उसमें अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे, मैंने कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन पूरा जितना भी हो सकता है टैबलेट्स पे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बना के दिए हैं। ठीक है, थ्योरी की क्लास भी ली हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं, बट जिनको नहीं आता वो अपना वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इमीडिएट रिलीज यानी कि तुरंत ये तो नहीं होगी। सस्टेन रिलीज, यस सस्टेन रिलीज टैबलेट्स क्या करते हैं, लंबे समय तक अपना ड्रग को रिलीज करते रहते हैं धीरे 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 धीरे, तो उन ड्रग्स को आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉमनली कॉज ड्राई कफ। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव दवा ड्राई कफ का कारण बनती है। लोसार्टन, एम्लोडिपिन, इनालाप्रिल, मीटोप्रोलोल। तो ये सभी तो हो गई आपकी, किसमें दी जाती हैं, सभी हाइपरटेंशन के ड्रग्स हो गई। ठीक है, तो इसमें इनाला जो प्रिल है, जितनी भी प्रिल 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 वाले ड्रग आएंगे जिसके लास्ट में आपको प्रिल मिलेगा, वो सब क्या करती हैं, ड्राई कफ करती हैं। इसलिए इन ड्रग्स को आप ओल्ड एज पेशेंट्स में नहीं देते। किसमें नहीं देते आप, ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं उनमें आपकी प्रिल नहीं दी जाती क्योंकि ये ड्राई कफ कर देती है आपको। ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। तो 6.8 नहीं होता, 7.4 यस, 7.4 आपका ब्लड का पीएच होता है, बट प्लस माइनस भी हो सकता है ये 7.35 टू 7.45। इससे अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो डेथ हो सकती है, वरना आपका ये पीएच हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5.5 किसकी पीएच होगी, अप्रोक्सीमेटली स्किन की। ठीक है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की हो गई और ये आपकी यूरिन वगैरह की पीएच हो गई। ठीक है, एक एक ऑप्शन आपको क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूँ, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विच फार्मास्यूटिकल्स एड इज यूजफुल एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया टाल्क, दूसरा ऑप्शन दिया बेंटोनाइट, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है लैक्टोज। जिसको ये नहीं आ रहा, मैं स्टूडेंट बार बार बोल रहा हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके देखिए टैबलेट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब थ्योरी क्लास भी ली हुई है और उसके ऊपर एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। जिनको नहीं आता मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैप्सूल और टैबलेट, सस्पेंशन और इमल्सन, इन में से कोई ना इनमें 4 टॉपिक में से 5-7 क्वेश्चन आपके सुटिक्स के आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं है उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है, थ्योरी क्लास भी ली हुई है, तो वहां जाके भी देख सकता है वो। ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट का उपयोग किस में किया जाता है, टाल्क, टाल्क को एज ए ग्लाइडेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। टाल्क को एज ए किसके तौर पे भी यूज किया जाता है, ग्लाइडेंट के तौर पे यूज किया जाता है। बेंटोनाइट को एज ए सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं और ये आपके जो आपका अमाउंट को बढ़ाते हैं उनके तौर पे यूज किया जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर और आपकी जो भी शुगर है। विच एंटीबायोटिक्स इनिबिट द बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, कौन सी एंटीबायोटिक्स डीएनए गायरेज को अवरोधित करती है, कौन सी डीएनए गायरेज को अवरोधित करता है।
फर्स्ट ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेकंड ऑप्शन आपका एजिथ्रोमाइसिन, थर्ड ऑप्शन आपको वैनकोमाइसिन, फोर्थ ऑप्शन आपके डॉक्सीसाइक्लिन। तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो डीएनए गायरोज के अवरोधित करती है, यानी कि जो उसका मेटाबॉलिज्म मतलब आगे जब वो रेप्लिकेट करेगी तो उसके डीएनए को ही आगे ग्रोथ ना करने दे। तो जो आपकी फ्लोक्सासिन्स हैं इनको फ्लोरोक्विनोलिन्स भी बोला जाता है ना, तो ये मैकेनिज्म होगी इसकी। तो ये क्या करती हैं आपकी फ्लोरोक्विनोलिन्स, ये डीएनए गैरेज को इनहिबिट करती हैं जिससे बैक्टीरिया आगे ग्रोथ नहीं कर पाता, यानी कि बैक्टीरिया एक तरह से मर जाता है आपका। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, सिप्रोफ्लोक्सासिन। ठीक है, याद रहेगा। और जिनको ये तीनों इन चारों के बारे में नहीं पता तो मैंने आपकी एंटीबायोटिक्स के नाम से क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, यानी कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फार्माकोलॉजी में, तो वहाँ आप जाके इनको देख सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो अपना पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड समझा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। विच चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल, हृदय के किस चैम्बर की दीवार सबसे मोटी होती है। तो राइट एट्रियम देखिए, इस तरह का आपका हार्ट हो गया। ठीक है ना, अब ये मत बोलना सर गोल मटोल नहीं है, ये मैंने एक नमूने के तौर पे बनाया ना, यहाँ चित्रकारी नहीं कर रहे अपन। चित्रकारी आप कॉलेज टाइम में होती है, एग्जाम्स में यहाँ पे चित्रकारी का टाइम नहीं है। ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से इम्प्योर ब्लड जाता है, इसमें से प्योर ब्लड जाता है। ठीक है, तो प्योर ब्लड की तरफ से जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ, ये पूरी बॉडी के अंदर आपका ब्लड पंप करता है। तो जो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करेगा उसकी वॉल को ज़्यादा मोटा होना ज़्यादा जरूरी है। तो ये कौन सी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे मोटी होती है आपके हार्ट के अंदर। मैंने समझाया, अगर अब भी किसी ने गलत करा या किसी ने रटने की कोशिश करी तो स्टूडेंट फिर आपके लिए भगवान भरोसे ही है काम। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। बाकी कंप्लीट फिर वही बात होगी, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर एक एक छोटी छोटी बात वहाँ मैंने समझाई हुई। डिजॉक्सिन इज प्राइमरी इंडिकेशन, डिजॉक्सिन का प्रमुख उपयोग किस में होता है, ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशंस, पेप्टिक अल्सर और आपका एपिलेप्सी। तो डिजॉक्सिन ये डिजिटलिस परप्यूरा से ऑब्टेन होती है। ठीक है, ये आपकी नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है, सब मैंने पहले बताया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने नहीं बताई, बट फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। नैरो स्पेक्ट्रम आपकी ये ड्रग है। ठीक है, इस ड्रग को हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए हो जाएगा हार्ट फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशंस। ठीक है, उसमें आपकी कौन सी ड्रग यूज की जाती है, आपकी डिजॉक्सिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोटिक डायबिटिक्स। तो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड किसका एग्जाम्पल हुआ, पहले मैंने बताया आपका मीडियम एफिकेसी डायबिटिक्स। मैनिटोल किसका हो गया, ओस्मोटिक डायबिटिक्स। ठीक है, और ये सब आपकी 4 साइड 4 पे काम करने वाले टोरसामाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हर कार्बोहाइड्रेट इज नाउ एज द मिल्क शुगर, मिल्क शुगर किसे कहा जाता है, मिल्क शुगर किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन माल्टोज, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। लैक्टोज मिल्क शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर और सुक्रोज केन शुगर। ठीक है, ये सब शुगर होगी। तो पूछा क्या आपको, मिल्क शुगर का मतलब लैक्टोज। अगर आपसे एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, लीस्ट शुगर लीस्ट स्वीट, तो लीस्ट स्वीट क्या हो जाएगी आपकी, और स्वीटेस्ट स्वीट आपकी फ्रक्टोज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगला है द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ टैबलेट। टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है, फेब्रिलेशन। फेब्रिलेशन उसकी क्या मापने के लिए, अब्रेशन टेक्निक। ठीक है, कि वो कहीं रगड़ खा के तो नहीं घसीगी टैबलेट। दूसरा डिसोल्यूशन एपरेटस, डिजोल्यूशन यानी डिजोल्व करने का टाइम वो डिजोल्यूशन एपरेटस बताएगा। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस वो क्या बताएगा, आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट डिसइंटीग्रेशन टाइम में मैं आपको बताऊं, टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत बार पूछा जाता है। टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत बार पूछा जाता है, बार बार नहीं बोलूंगा, जहां मिलेगा वो मैंने आपको एड्रेस बताया हुआ है, कहाँ आप देख सकते हैं उसको। अगला है विच एंटी मलेरियल ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। कौन सी दवा एंटी मलेरियल ड्रग है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, मैकेनिज्म बताता हूँ मैं। कुछ दवाएं, इनमें से 4 में से एक दवा ऐसी है, ठीक है बता देता हूँ, चलो ये है प्रीमाक्विन। वो दवा है प्रीमाक्विन, क्या करती है,
उस पेशेंट के अंदर भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी करती है। अगर उसमें पहले से डेफिशिएंसी है और एडिटिव डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जिसकी वजह से उस पेशेंट में एनीमिया, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा और उसकी डेथ तक हो सकती है। इसलिए प्रीमाक्विन को वहाँ पे अवॉइड किया जाता है। प्रीमाक्विन को क्या किया जाता है? आपका अवॉइड किया जाता है। Which plasma protein is mainly responsible for the maintaining the oncotic pressure? oncotic pressure बनाए रखने के लिए मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? मैंने पहले ही बताया है, oncotic प्रेशर बनाए रखने के लिए कौन हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपकी एसिडिक ड्रग्स को भी बाइंड करता है। बार बार बता रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस हर एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं मेरे हर वीडियो में भी डालता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 4 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स? निम्न में से कौन सा बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स है? ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनोलोल, ये क्या बताया? पहले ही बताया मैं, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। टीमोलोल, ऑप्थेल्मिक। मिटोप्रोलोल, मिटोप्रोलोल आपका बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, आंसर ये हो जाएगा। और कार्बिडिलोल अल्फा और बीटा ब्लॉकर होता है, दोनों को ब्लॉक करने का काम करता है कार्बिडिलोल। नेक्स्ट है दी ऑफिशियल एब्रेशन QID। QID का मतलब क्या है? वंस इन डे OD, ट्वाइस इन डे BD, थ्राइस इन डे TD और 4 इन डे, क्वार्टर इन डे QID हो गया, 4th टाइम डेली, ठीक है, दिन में 4 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट? कौन सा एसिड फास्ट जीवाणु है? स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनम, विब्रियो कोलेरा, निस्टेरिया गोनेरिया और आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर देखिए, ठीक है, विब्रियो कोलेरा, इसका किस शेप के होते हैं? इसमें पूछा जाता है विब्रियो शेप के होते हैं। क्या डिजीज करते हैं? ठीक है, ये आपको क्या करते हैं? डायरिया करवाते हैं। कैसे? राइस वाटर स्टूल आते हैं इसमें। निस्टेरिया गोनेरिया क्या करवाते हैं? STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी? गोनेरिया करवाते हैं। और जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये कौन सी डिजीज करवाता है आपका? ठीक है, माइक्रो एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है। इसके साथ अगर एक ऑप्शन और भी मिले, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा, तो वो भी क्या होता है आपका? एसिड फास्ट स्टेनिंग शो करता है। दोनों ऑप्शन में होते तो बोथ ऑप्शन मिलता, बोथ ऑप्शन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स? एमिनोग्लाइकोसाइड्स का प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव कौन सा है? हाइपरग्लाइसेमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी, कॉन्स्टिपेशंस और जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। ठीक है, तो मोस्ट कौन सा हो गया आपका? प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव कौन सा है? तो किसका पूछ रहा आपका? एमिनोग्लाइकोसाइड्स का। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स का मैंने एग्जांपल बताया, वो आपको क्या करते हैं? ये साइड इफेक्ट में ऑटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? आपकी ऑटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन बताए थे मैंने कंप्लीट सिलेबस से। इसी तरह के मैं वीडियो और लाता रहूँगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप की जो कम्युनिटी बनाई हुई है उसमें आप जुड़ जाना, जिससे आपको जो भी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लगे रहना, पढ़ते रहना और अच्छे से अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।